बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का मौजू है पेपर पैटर्न, 11वीं क्लास का उर्दू का पेपर हल करने का तरीका। सबसे पहले देखें, बोर्ड का एक पेपर आपके सामने है। कुल पेपर 100 नंबर का होता है। 80 नंबर का हिस्सा इंशाइया सब्जेक्टिव और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जिसे आप मारूजी कहते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर का हिस्सा है मारूजी। ये होता है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 के 4 हिस्से हैं। पहला 5 नंबर के MCQs आते हैं निसाबी असबाक में से। उसके बाद 5 नंबर के MCQs हैं आपकी शेरी इस्तिलाहात में से। शेरी इस्तिलाहात में क्या क्या चीज़ें हैं? मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। इनमें से 5 नंबर के MCQs आते हैं। उसके बाद है अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात में क्या क्या चीज़ें हैं? तशबी, इस्तिआरा और तलबी। 5 नंबर के MCQs इसमें से आते हैं। ये हो गए 15। और 5 नंबर के MCQs आते हैं तज़कीरो तानीस में से, मुज़क्कर मुअन्नस। इस तरह 20 नंबर का ये हिस्सा मारूजी ऑब्जेक्टिव है। फिर से सुने, 5 नंबर निसाबी असबाक में से, 5 शेरी इस्तिलाहात, 5 अदबी इस्तिलाहात और 5 तज़कीरो तानीस। उसके बाद है सब्जेक्टिव इंशाइया हिस्सा अव्वल। ये सवाल नंबर 2 से शुरू होता है। सवाल नंबर 1 हो गया था हिस्सा मारूजी में, ऑब्जेक्टिव में। सवाल नंबर 2 के 2 जुज़ हैं, अलिफ जुज़ और बे जुज़। अलिफ जुज़ है नज़्म के अशार की तशरीह, ये 10 नंबर की है। इसमें 1 नंबर है नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर है शायर के नाम का और 8 नंबर की तशरीह है। एक शायर की एक ही नज़्म में से 2 अशार आते हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं है, दोनों ही अशार करने होते हैं। दूसरा है इसका बेजुज़, गज़ल के अशार की तशरीह। एक ही शायर की एक ही गज़ल में से 3 अशार आते हैं गज़ल की तशरीह के लिए। इसमें 1 नंबर है शायर के नाम का और 9 नंबर है 3 अशार की तशरीह, मतलब एक शेर की तशरीह 3 नंबर की है। उसके बाद है सवाल नंबर 3 हिस्सा दोम। सियाको सबाक के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए, मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर कीजिए। ये पेपर का सबसे बड़ा सवाल है 15 नंबर के लिए। 1 नंबर है सबक के उन्वान के, 1 नंबर के लिए मुसन्निफ का नाम, 3 नंबर का है सियाको सबाक और 10 नंबर की तशरीह। इस तरीके से ये 15 नंबर का सवाल है। और इसके 2 जुज़ हैं अलिफ और बे, और इसमें चॉइस है, आप अलिफ जुज़ करना चाहते हैं या बे जुज़, ये आपकी मर्जी है। दोनों में से सिर्फ एक जुज़ आपने करना होता है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखिए और मुसन्निफ का नाम भी लिखिए। यहां पर भी 2 खुलासे हैं, यहां पर भी चॉइस है अलिफ और बेजुज़। उनमें से आपकी मर्जी है कि आप कौन सा हल करते हैं। ये 10 नंबर का सवाल है, ये भी 10 नंबर का सवाल है। इसमें 1 नंबर है मुसन्निफ के नाम का और 9 नंबर का आप खुलासा लिखेंगे। उसके बाद है जी सवाल नंबर 5 नज़्म का खुलासा। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, एक ही नज़्म का खुलासा लिखना होता है, वही दिया हुआ होता है और वो है 5 नंबर के लिए आप लिखेंगे। उसके बाद है जी सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी 10 नंबर के लिए है। मुकालमा या रुदात, बाज़ औक़ात इसमें तीसरा ऑप्शन भी आता है रोज़नामचा। इन तीनों में से आपने कोई एक लिखना होता है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 7। यह भी 10 नंबर के लिए है। आपको जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है यह है दरख्वास्त, लेकिन यहां पर दरख्वास्त या रसीद, यहां पर चॉइस नहीं है, या दरख्वास्त आएगी या रसीद आएगी। अगर रसीद आती है तो दरख्वास्त नहीं आएगी, अगर दरख्वास्त आती है तो फिर रसीद नहीं आएगी। जो चीज़ भी आएगी वही करनी होगी और ये 10 नंबर के लिए ही है। उसके बाद है सवाल नंबर 8, आखिरी सवाल है, ये भी 10 नंबर के लिए और वो है तलखीस। इसमें भी कोई चॉइस नहीं है, एक ही पैराग्राफ दिया गया होता है और उसकी ही तलखीस करनी होती है और एक उन्वान भी देना होता है। 8 नंबर की तलखीस है और 2 नंबर का है उन्वान। इस तरीके से यह हिस्सा निशाइया सब्जेक्टिव
ये होता है 80 नंबर के लिए। जी, हमारा हिस्सा निशाइया सवाल नंबर 2 से शुरू होता है। सवाल नंबर 2 का अलिफ जोज है नज़्म के अशार की तशरीह। ये जोज 10 नंबर के लिए है। 2 अशार आते हैं तशरीह के लिए, इनमें कोई चॉइस नहीं है। 1 नंबर है नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर है शायर के नाम का 2, और 2 अशार हैं तो 4 नंबर के लिए हम उनकी तशरीह करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे शेर नंबर 1 या तशरीह तलब अशार की हेडिंग दे के फिर हम लिख देंगे शेर नंबर 1। अब शेर लिखने का आपके पास एक तो तरीका यह है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप शेर के पहले बिसरे के सिर्फ पहले 3 अल्फाज लिखें। आपको पता है कि एक शेर 2 मिसरों का होता है, 2 लाइनों का होता है, तो एक पहली जो लाइन है उसके सिर्फ 3 अल्फाज लिखेंगे। 3 अल्फाज लिखने के बाद थोड़े से डॉट लगाने के बाद आप लिख देंगे अलख अलिफ लाम खे इला आखिर ही का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है एंड तक, आखिर तक पूरा शेर हो गया। फिर दूसरा मिसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद या दूसरी सूरत हाल यह है कि आप पूरा शेर लिख दें। इसमें यह भी हो सकता है कि आप दोनों अशार इकट्ठे लिख दें और लिखने के बाद जो है वो उनकी तशरीह शुरू कर दें, यह आपकी मर्जी है। नज़्म का उन्वान, शायर का नाम लिखने के बाद फिर आप हेडिंग देंगे तशरीह। तशरीह की हेडिंग अगर आप चाहें तो यहां पर मफहूम भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होते। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वैसे, अच्छे तासुर के लिए अगर आप चाहें तो मफहूम भी लिख सकते हैं। एक शेर की तशरीह जो आप लिखेंगे वो 1.5 पेज, 1.5 से 2 सफ़ात की होनी चाहिए और उसमें कम अज़ कम 2 रेफरेंस आपने देने हैं, 2 हवाले आपने देने हैं। वो अशार भी हो सकते हैं, अहादीस भी हो सकती हैं, आयात का तर्जमा भी हो सकता है, या कोई कोटेशन है इंग्लिश में तो उसका उर्दू तर्जमा भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी कर रहे हैं तो जब आप उसका आगाज़ करेंगे तो वहाँ पे आप हाईलाइट करें पहले शेर में या मार्कर से पहले शेर में, ताकि उसको पता चले कि पहला शेर यहाँ से शुरू हो रहा है। और जब आप दूसरे शेर की तशरीह शुरू करें तो वहाँ पर फिर मार्कर से हाईलाइट करें दूसरे शेर में शायर ये बयान कर रहा है, ताकि उसको पता चले कि दूसरे शेर की तशरीह यहाँ से शुरू हुई है। दोनों अशार की तशरीह बराबर होनी चाहिए। दूसरे शेर की तशरीह ख़ास तौर पर वो पहले शेर से किसी भी सूरत कम नहीं होनी चाहिए। इकट्ठी तशरीह करें या अलग अलग करें, किसी भी सूरत दूसरे शेर की तशरीह पहले से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा तो हो सकती है, कम ना हो। जब आप तशरीह का आगाज़ करेंगे तो आगाज़ में शायर के बारे में, शायर के असलूब के बारे में, उसकी इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से 1-2 लाइनें लाजमी लिखनी चाहिए। और जो हवाला नज़्म है, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, ये सिर्फ पहले शेर के साथ ही लिखेंगे, दूसरे शेर के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सुने, नज़्म के 2 अशार आएंगे, एक ही नज़्म में से उनकी इकट्ठी तशरीह भी की जा सकती है, अलग अलग भी की जा सकती है। एक शेर की तशरीह 1.5 पेज से 2 पेजेस, 1.5 से 2 सफ़ात की होनी चाहिए और एक शेर की तशरीह में कम अज़ कम 2 रेफरेंस आप लाजमी शामिल करेंगे, 2 हवाले लाजमी आप देंगे। जहाँ से तशरीह का आगाज़ करेंगे वहाँ पर शायर के हवाले से, शायर के बारे में, उसके असलूब के बारे में या उसकी इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से 1-2 लाइनें लाजमी शामिल करेंगे। जो भी आप रेफरेंस लिखेंगे वो मार्कर से लिखेंगे। शेर है तो उसके साथ शेर की अलामत लगाएंगे। अगर अहादीस या आयात के तराजम आप लिख रहे हैं तो उनको इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे। नमूने के तौर पर ये पेपर एक जो है वो आपके सामने है। इस तरीके से जो है वो आप लिख सकते हैं कि जो हवाला जात हैं वो मार्कर से लिखेंगे और जो जो चीज़ें मार्कर से लिखने वाली हैं, हाईलाइट करने वाली हैं, वो आपके सामने हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 2 का बेजोज़ गज़ल के अशार की तशरीह। सबसे पहले हम लिखेंगे शेर नंबर 1 और बिल्कुल उसी तरीके से उस शेर के पहले 3 अल्फाज लिख के चंद डॉट लगा के फिर हम अलग लिख देंगे या पूरा शेर लिख देंगे। उसके बाद हम हेडिंग देंगे हवाला गज़ल। हवाला गज़ल में हम शायर का नाम लिखेंगे जो कि 1 नंबर का है। उसके बाद हम अब यहाँ पर लिखेंगे मफ़हूम। मफ़हूम का वैसे कोई नंबर तो नहीं होता,
लेकिन अच्छे तासुर के लिए और ख़ासकर जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले बच्चे हैं, उनको तो हम लाजमी रिकमेंड करते हैं कि वो मफ़हूम याद करें और वो लाजमी लिखें। उसके बाद हम हेडिंग देंगे तशरीह। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले हम शायर के बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है शेर की तशरीह शुरू करेंगे। याद रखिएगा, गज़ल के हर शेर की तशरीह हर सूरत अलग ही करेंगे। अगर आपने तीनों अशार की तशरीह इकट्ठी कर दी तो हो सकता है कि वो आपको एक शेर के नंबर दे या वो भी ना दे, क्योंकि ये पैटर्न के खिलाफ हो जाएगा। गज़ल के एक शेर की तशरीह 1 से 1.5 सफ़े की आप करेंगे, 1 पेज से लेके 1.5 पेज, 1 से 1.5 सफ़े की। और एक शेर की तशरीह में कम अज़ कम 2 रेफरेंस, 2 हवाले हम लाजमी शामिल करेंगे। उसके बाद फिर शेर नंबर 2 लिखेंगे, फिर मफ़हूम, फिर तशरीह, इसी तरीके से शेर नंबर 3 और फिर मफ़हूम और फिर तशरीह। अलाए गज़ल यानी शायर का नाम सिर्फ पहले शेर के साथ ही लिखेंगे, दूसरे और तीसरे शेर के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सुनिए, दूसरे सवाल का बेजोस गज़ल के 3 अशार होंगे, हर शेर की अलग तशरीह करनी है। एक शेर की तशरीह 1 से 1.5 सफ़े की करेंगे और एक शेर की तशरीह में कम अज़ कम 2 हवाले लाजमी शामिल करेंगे और हवाला जात हम मार्कर से ही लिखेंगे। नमूने के तौर पर एक पेपर का हिस्सा जो है वो शामिल किया है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हवाला गज़ल, फिर शायर का नाम, फिर मफ़हूम, फिर तशरीह, इस तरीके से जो है शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 अलग अलग जो है तीनों अशार की तशरीह हम करेंगे। किसी सूरत भी इसकी तशरीह हम इकट्ठी नहीं कर सकते। उसके बाद है हिस्सा दोम, सवाल नंबर 3, सियाको सबाक के हवाले से किसी एक इक्तबास की तशरीह करें। यहाँ पर 2 पैराग्राफ हैं, उनमें से आपने अपनी मर्जी से एक करना होता है, अलिफ जोज़ और बेजोज़। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग देंगे तशरीह तलब इक्तबास या पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के पहले 3 अल्फाज लिख के चंद एक डॉट लगा के उसी पैराग्राफ के आखिरी 3 अल्फाज हम लिख देंगे और उसके बाद हम देंगे हवाला मतन। किसे कहते हैं? वो जो मुसन्निफ की लिखी हुई तहरीर है, वो जो आपकी किताब में लिखा हुआ सबक है, उसे समझ लें कि वो मतन है। हवाला मतन में 2 चीज़ें लिखते हैं, सबक का उन्वान 1 नंबर के लिए, मुसन्निफ का नाम ये भी 1 नंबर के लिए। उसके बाद हम हेडिंग देंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक किसे कहते हैं? सियाक कहते हैं पहले, उस पैराग्राफ से पहले जो स्टोरी है, उस पैराग्राफ से पहले का जो सबक है, उसमें से अपनी मर्जी से आपने कोई सी 4-5 पॉइंट्स, कोई सी 4-5 लाइनें आपने लिख देनी है, ये हो गया सियाक। और सबाक कहते हैं उस इक्तबास के बाद, उस इक्तबास के बाद वाला जो चैप्टर है, जो कहानी है, उसमें से कोई से 4-5 लाइनें आप लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सियाको सबाक। सियाको सबाक कितना होता है? 8 से 12 लाइन। और सियाको सबाक कितने नंबर के लिए है? ये है 3 नंबर के लिए। सियाको सबाक लिखते कैसे हैं, इसका आगाज कैसे होगा? तशरीह तलब इक्तबास के सियाक में मुसन्नफ बयान करता है, सियाक का लफ्ज हम मार्कर से लिखते हैं और 4-5 लाइनें लिखने के बाद फिर लिखेंगे और सबाक में मुसन्नफ ये बयान करते हैं, सबाक का लफ्ज भी मार्कर से लिखेंगे। 5 लाइनें आपने सियाक की लिख दी, 5 लाइनें आपने सबाक की लिख दी। अब आप लिखेंगे कि ये इक्तबास या ये पैराग्राफ सबक के तकरीबन, अब यहां से वो लिया गया है, शुरू से लिया गया है, वस्ती हिस्से या दरमियानी हिस्से से लिया गया है, या आखिरी हिस्से से लिया गया है, तो वो आखिरी लाइन हम सियाको सबाक की लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा सियाको सबाक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम हेडिंग देंगे तशरीह। अब जहां से आपका ये सवाल शुरू हो रहा है, तशरीह वाला जो हिस्सा तशरीह वाला है, ये 10 नंबर के लिए है। तशरीह कितनी होगी? 2.5 से 3 सफ़ात। कोशिश करें कि 3 सफ़ात से कम ना हो, मतलब 2.5 पेज से 3 पेजेस तक 3 सफ़ात। और इसमें कितने रेफरेंस होंगे? हर सफ़े पे, हर पेज पे 2 रेफरेंस होने चाहिए। तशरीह का आगाज भी वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम मुसन्निफ के बारे में 2-3 लाइनें लाजमी लिखेंगे, उसके सलूब के बारे में, वो कहां पैदा हुआ था और
उसका असल नाम क्या था, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ना ही ये लिखने की जरूरत है कि वो किस सन में पैदा हुआ था और कब उसकी वफात हुई है, बल्कि उसका उसलूब और उसकी इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से 2-3 लाइनें हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो रेफरेंस का शेर लिखते हैं फिर उस शेर की तशरीह शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि जो आप तशरीह कर रहे हैं वो तशरीह सिर्फ उस इक्तबास की करनी है जो सवाल में उसने दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मैट्रिक में वो एक सवाल कर रहे होते हैं सलीस, तो याद रखिएगा ये सलीस नहीं है। सलीस का मतलब होता है आसान अल्फाज में, तशरीह का मतलब होता है वजाहत करना। तो अब यहां पर कोई सलीस का सवाल नहीं है, तो यहां पर सलीस की हेडिंग मत दीजिएगा, तशरीह की हेडिंग ही देनी है और तशरीह ही करनी है। फिर से सुने, सियाको सबाक होगा 8 से 12 लाइन का, उसमें लफ्ज़ सियाक और लफ्ज़ सबाक ये हम मार्कर से लिखेंगे, और उसके बाद तशरीह जो है वो होगी हमारी 2.5 से 3 सफ़ात की, और हर सफ़े पे हम देंगे 2 रेफरेंस, 2 हवाले। नमूने के तौर पर ये आप देख सकते हैं। और सियाक और सबाक को अलग अलग लिखने की कोशिश नहीं करनी, सियाको सबाक की हेडिंग इकट्ठी ही देनी है, सिर्फ सियाक और सबाक के अल्फाज हाईलाइट करने हैं। और इसी तरीके से तशरीह में जो हवाला जात होंगे उनको हम मार्कर से लिखेंगे, शेर के साथ शेर की अलामत लगाएंगे, और अहादीस और आयात के तराजम को हम इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे, मतलब वावैन में। उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 4, यह है सबक का खुलासा। यहां पर भी आपके पास चॉइस होगी, 2 खुलासे दिए हुए होते हैं, उनमें से आपने अपनी मर्जी से कोई एक करना है, अलिफ जुज़ और बेजुज़। सबसे पहले हम उस सबक का उन्वान लिख देंगे जिसका हमने खुलासा लिखना है, उसके नीचे मुसन्निफ का नाम हम लिख देंगे, और लिखने के बाद फिर हम खुलासे की हेडिंग देंगे। खुलासे की हेडिंग देने के बाद फिर हम खुलासा लिखना शुरू करेंगे। खुलासे की पहली और आखिरी लाइन हमारे पेपर की जो है वो पहली और आखिरी लाइन मार्कर से लिखेंगे, और हर सफ़े पे 4 से 5 अहम अल्फाज वो हम हाईलाइट कर देंगे, जो किरदारों के नाम हैं या जो अहम अहम चीज़ें हैं उनको हम मार्कर से हाईलाइट कर देंगे। और ये कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 सफ़ात। फिर से सुनिए, मुसन्निफ का नाम लाजमी लिखना है, उसका 1 नंबर है। खुलासा लिख रहे हो आप 9 नंबर के लिए, पहली और आखिरी लाइन मार्कर से लिखनी है, हर सफ़े पे चंद अहम अल्फाज हाईलाइट करने हैं, और 2 से 2.5 सफ़ात का आपने खुलासा लिखना है। 2.5 मतलब 2.5 पेज। उसके बाद है सवाल नंबर 5। यहां पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, यह नज़्म का खुलासा है जो कि हम लिखेंगे 5 नंबर के लिए, और नज़्म का खुलासा 1 का ही उसने दिया होता है और वही लिखना होता है, और आमतौर पर शायर का नाम भी साथ उसने सवाल में दिया हुआ होता है। इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे नज़्म का उन्वान लिखने के बाद उसके नीचे शायर का नाम लिख देंगे। यहाँ पर शायर के नाम का कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे। उसके बाद हम खुलासे की हेडिंग देंगे। खुलासे की हेडिंग के बाद हम वो लिखना शुरू कर देंगे, पहली लाइन और आखिरी लाइन के पेपर की पहली लाइन और आखिरी लाइन जो है खुलासे की वो मार्कर से होनी चाहिए, और इसमें भी 4 या 5 अहम अल्फाज हम मार्कर से हाईलाइट कर देंगे। नज़्म का खुलासा कितना होना चाहिए, ये 8 से 12 लाइन काफ़ी हैं। नज़्म का खुलासा 5 नंबर के लिए है, ये 8 से 12 लाइन काफ़ी होंगी, और आगाज़ में सबक का खुलासा हो या नज़्म का, मुसन्निफ कहता है या शायर कहता है, ये हम नहीं लिखेंगे। खुलासा होता कितना है, ये होता है 1/3, तीसरा हिस्सा होता है आमतौर पे, लेकिन हमने खुद ही एक पैमाना सेट किया है कि जो हम सबक का खुलासा लिखेंगे वो 2.5 सफ़ात का लिख लेंगे, जो हम नज़्म का खुलासा लिखेंगे वो हम लिखेंगे 12 लाइन का, 10-12 लाइन का काफ़ी होता है, मतलब ये आधा सफ़ा बन जाता है। ये टू दी पॉइंट होता है, इसमें अपनी तरफ से हम कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, ना कोई इसमें रेफरेंस शामिल करेंगे, ना नज़्म के खुलासे में ना सबक के खुलासे में। ताकि अगर सबक के खुलासे में कोई शेर वगैरह दिया हुआ हो तो वो भी हम खुलासे में नहीं लिखते, अगर कोई हेडिंग्स वगैरह दी हुई हो तो वो भी हम उसमें शामिल नहीं करते। इसी तरीके से नज़्म के खुलासे में भी ना कोई हम हवाला देते हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें शामिल करते हैं, ये टू दी पॉइंट है।
इसमें इसको हम तशरीह की तरह अपने अल्फाज में हम नहीं बयान कर सकते। करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज और जुमले वो किताब वाले ही होने चाहिए। उसके बाद है सवाल नंबर 6, ये भी 10 नंबर के लिए है। ये है मुकालमा या रुदात या बाज़ औक़ात तीसरा ऑप्शन भी आता है रोज़नामचा। इन तीनों में से कोई एक जुज़ हमने हल करना होता है। मुकालमा कितना होना चाहिए? 3 सफ़ात का होना चाहिए। रुदात ये भी 3 सफ़ात की ही होनी चाहिए। रोज़नामचा अगर हम लिखते हैं तो उसकी तवालत इससे कम हो सकती है। मुकालमा और रुदात का अलग अलग लेक्चर बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है तफसील के लिए वो लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद है जी सवाल नंबर 7, रसीद और दरख्वास्त है। इसमें चॉइस नहीं आती, या दरख्वास्त आएगी या रसीद आएगी। ये भी 10 नंबर के लिए है। दरख्वास्त आती है तो रसीद नहीं आएगी, और अगर रसीद आई तो दरख्वास्त नहीं आएगी। दरख्वास्त और रसीद के लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप ये लेक्चर्स भी देख सकते हैं। दरअसल अगर इनकी तफसील भी हम इसी लेक्चर में बयान करेंगे तो लेक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा, इसलिए फिर हमने उनके अलग अलग लेक्चर बनाकर उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये सवाल भी 10 नंबर का ही है। अगर हम दरख्वास्त लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक पूरे पेज पे तो वो लिखी जाए। 1 से 1.5 सफ़े की हो सकती है, 1 सफ़े से कम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम रसीद भी लिखते हैं तो वो भी एक पूरे पेज पे होनी चाहिए, शुरू से लेके आखिर तक खूबसूरत तरीके से पूरे सफ़े पे लिखी होनी चाहिए। उसके बाद है आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8, तलखीस निगारी। ये भी 10 नंबर का सवाल है। इसमें 8 नंबर की तलखीस होती है और 2 नंबर का होता है इसका उन्वान। इस तरीके से ये कुल 10 नंबर का सवाल है। ये सबसे आसान, सबसे मज़े का और सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है। तलखीस निगारे का भी अलग से एक लेक्चर बनाकर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस तरीके से ये 80 नंबर का हिस्सा निशाइया मतलब सब्जेक्टिव है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हम पेपर हल करेंगे उसमें कौन से सवाल पहले हल करेंगे और कौन से बाद में हल करेंगे और उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो छोटे सवाल हैं, जो आसान सवाल हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं, और जो तशरीहात वाले सवाल हैं वो हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम दरख्वास्त या रसीद में से कोई भी चीज़ जो आई हुई होगी वो हम कोशिश करते हैं कि वो लिखें। उसके बाद सबक या नज़्म के खुलासे में से जो खुलासा हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होता है वो हम लिखते हैं। और उसके बाद फिर ये तलखीस वाला सवाल, चूंकि ये तो बहुत ही मुख्तसर सा होता है, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तलखीस के बारे में याद रखिएगा कि तलखीस का सवाल हमेशा नए सफ़े पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस सवाल को किसी सवाल के एंड पे लिख दिया, थोड़ी सी जगह बची, आपने वहां पर ये लिख दिया, तो हो सकता है कि उसकी नज़र ही ना पड़े और आपका ये 10 नंबर का सवाल जो है वो स्किप हो जाए। इसलिए इसको हमेशा सफ़े के शुरू में लिखते हैं, एक नए पेज पे लिखते हैं। उसके बाद मुकालमा या रुदात, इसको हम लिखते हैं, और लिखने के बाद अब फिर हमारे सवाल रह जाते हैं तशरीहात वाले, वो हम लिख लेते हैं। नज़्म की तशरीह, फिर गज़ल की तशरीह, और आखिर में हम लिखते हैं सियाको सबाक के हवाले से इक्तबास की तशरीह। क्योंकि ये सबसे तवील सवाल है, 15 नंबर का बड़ा सवाल है, इसलिए इसको हम आखिर में लिखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका पेपर पढ़ा बाद में जाता है, पहले देखा जाता है, इसलिए आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर साफ सुथरा होना चाहिए, किसी किस्म की कटिंग नहीं होनी चाहिए या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर लिखते हुए कोई लफ्ज़ गलत हो गया है तो आप उसको मत क्रॉस करें, उसको वैसे ही रहने दें। हो सकता है कि उस पर पेपर चेक करने वाले की नज़र ही ना पड़े। और जो पैटर्न वाले सवाल हैं, खासकर रसीद, दरख्वास्त, तो वहां पर जिन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो मार्कर से हाईलाइट ही लाजमी करें। और सबसे अहम बात, हर सवाल का इख्तिताम बहुत अच्छा होना चाहिए। खासकर तशरीहात वाले सवाल, हम सवाल शुरू करते हैं, आगाज़ तो बहुत अच्छा होता है लेकिन इख्तिताम हमारा अच्छा नहीं होता, और उसने नंबर देने हैं एंड पे, और वो वाला पेज हमारा अच्छा नहीं है।
कोशिश करें जो इख्तिताम वाला पेज है उस पे हवाले बहुत मेयारी होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कटिंग नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करके आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए मौजू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।